बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं एक आज़ाद तबीयत की खातून थी। मुझे अपने घर वालों को खैराबाद कहे तकरीबन एक अरसा गुजर चुका था। अब अकेले ही रहती थी और अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार भी खुद ही थी। जिंदगी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैं एक कामयाब राइटर और डायरेक्टर बन गई थी, मगर न जाने क्यों मुझे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक अजीब सा एहसास हर वक्त परेशान किए रखता था। बस मुझे लगता था कि मैं महफूज नहीं हूँ, और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कई बार मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे, मगर उनकी नज़रों में भी वो फितूर नजर आया जो कोई भी औरत देखकर कांप जाती है। बस तभी से मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब किसी भी बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास नहीं रखूंगी। जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अमूमन लेट नाइट ड्राइव नहीं करती थी। कोशिश करती थी कि काम से जल्द फारिग होकर घर आ जाऊं, और सुबह भी जल्दी घर से न निकलती। मैंने अपने घर में काफ़ी सारे डिफेंस के तरीके रखे थे। सेल्फ डिफेंस की तरबियत मैंने खुद भी ले रखी थी, तभी अब मैं खुद को बाएतमाद महसूस करती थी। जब मैंने देखा कि मुझ में खासा कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेरी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। सच है कि जब इंसान को कोई फिक्र ना हो तो वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है। अब मैं रोज़ रात को लेट भी आ जाती थी। कभी कभार मुझे रात के 2 भी बज जाते, मगर डर नहीं लगता था, बल्कि इस डर को महसूस करके अजीब सा लुत्फ आता था। जिंदगी यूं ही रवां दवां थी। ये तकरीबन आज से 3 साल पहले की बात है। मैं रात के 2 बजे, जुमेरात का दिन था, कराची की कॉलेज रोड से आ रही थी। मेरा रुख मेरे घर की जानिब था। गाड़ी में किसी किस्म का म्यूजिक नहीं था। मैं बस हवा की सरसराहट को महसूस करती अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी कि अचानक ही मुझे लगा मेरी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। मैंने एक झटके से गाड़ी रोक दी। हैरत है कि गाड़ी के सामने कोई खड़ा नहीं था। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरी तो देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा है। इस नौजवान ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि सर पर सफेद रंग का अमामा बांधा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और इसे सीधा करके बोतल इसके मुंह से लगा दी। नौजवान को थोड़ा होश आया। मैंने इसके चेहरे पर भी पानी छिड़का। थोड़ी देर के बाद ये लड़का होश में आ गया। हैरत की बात ये थी कि गाड़ी से टकराने के बावजूद भी इसे कोई चोट नहीं लगी थी। अगरचे इसके कपड़ों पर लगी गर्द से ये काफी जख्मी लग रहा था, मगर खून का कोई धब्बा मौजूद नहीं था। मैंने इसे अज़राए हमदर्दी हाथ पकड़कर उठाना चाहा, मगर नौजवान ने गाड़ी के सहारे खुद को खड़ा किया। मुझे इसकी पहली यही बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, वरना शायद कोई और होता तो मौके का फायदा उठाते हुए मेरी हमदर्दी समेटने की कोशिश करता, मगर इसने ऐसा नहीं किया। तभी मैंने नौजवान के लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो मुतमईन होकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। मैं फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगी। अब के मेरी स्पीड हल्की थी। मैंने सबसे पहले माफी तलाफी से गुफ्तगू का आगाज किया। माफ करना हजरत, मुझे नहीं पता था कि सामने से आप आ रहे हैं, वरना मैं गाड़ी रोक देती। आपको मेरी वजह से जहमत उठाना पड़ी, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आपको चोट तो नहीं आई? मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वो गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी नजरें नीचे को झुकी हुई थी। उसने मुझे एक नजर भी नहीं देखा था। मैं खामोश हो गई। उसके जवाब का इंतजार था। वो बोला, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आप एक रहमदिल इंसान हैं, वरना इंसान तो अमूमन काफी संगदिल और शफाक वाक़े होते हैं। उसकी बात से मैं चौंक पड़ी। उसका इंसानों के बारे में बात करते हुए अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद किसी और मखलूक से ताल्लुक रखता हो। मैं खामोश हो गई। मैं ध्यान से गाड़ी चलाती रही। अपने घर पहुंचने तक मैंने उससे और कोई बात नहीं की थी। ये लड़का मुझे खासा बेज़रर सा लग रहा था। हालांकि किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी में कोई भी औरत खौफजदा हो सकती है, मगर मुझे इससे कोई डर नहीं लगा। अपने घर तक पहुंचकर मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। तभी मैं
इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। मेरा ख्याल था कि इसे अपने गेस्ट रूम में ठहरा दूंगी, सुबह होते ही रवाना कर दूंगी। मगर ये क्या, नौजवान गाड़ी से बाहर नहीं आया। तभी आगे बढ़कर मैंने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर ये क्या, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। मेरे माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमदार होने लगे। मैंने बैग से टिश्यू पेपर निकालकर पसीना साफ किया और गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया, मगर वो लड़का कहीं भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता आखिरी झाड़ी से जाती एक नाग की दुम मुझे दिखाई दी। जिस तरह से उसकी दुम वहां से सरसराती हुई गई थी, लगता था कि नाग का हुजम काफी बड़ा था। बहरहाल मैं तो थर थर कांपती अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। घर की हर चीज़ वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। मैं सीधी वॉशरूम गई, अपना मेकअप वगैरह साफ किया और फिर वज़ू करके अल्लाह के हुजूर बैठ गई। ऐ मेरे मालिक, तू तो जानता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, तू मेरी हिफाजत फरमा। मैंने तो इस शख्स को तेरा ही बंदा समझकर मदद की थी, मगर न जाने ये क्या मामला है। ऐ मेरे मौला, मुझे इस नुकसान से बचा ले। इतना कहकर मेरे गालों पर आंसू गिरने लगे। मुझे अपने माँ बाप की याद आने लगी, जिन्होंने मुझे मेरे ही भाई की वजह से घर से निकाल दिया था। बल्कि यूं कहूँ कि मैं घर से खुद निकली थी तो गलत नहीं होगा। मेरे भाई से एक जुर्म सरजद हुआ था, जिसके बदले में मुखालिफ कबीले ने जरगे में ये मुतालिबा किया था कि मुजरिम की बहन को मजलूम के खानदान के हवाले किया जाए, तभी इंसाफ हो सकेगा। मैं न समझ पाई थी कि मर्दों के झगड़ों में हमेशा गाली भी औरत ही की क्यों दी जाती है और क्यों औरतों को ही हिसाब चुकाना पड़ता है। खैर, अब इन तल्ख वाक़यात को दोहराने का क्या फ़ायदा। उस जुल्म का शिकार होने से पहले ही मैं शहर भाग आई थी। यहाँ आकर मैं कैसे एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर बनी, ये तो एक अलग ही कहानी है। मगर आज इस नौजवान से मिलकर न जाने क्यों मुझे खतरे का शदीद एहसास अब हो रहा था कि कहीं ऐसा न हो ये कोई मेरे ही गांव का शख्स हो। खुदा जाने ये कहाँ गया था। मैं बार बार उठकर अपने कमरे की कुंडी चेक कर रही थी कि कहीं मेरे कमरे तक ही न आए। फिर मैंने खिड़कियां चेक की, पर्दे वगैरह बराबर किए और अपने पास ही अपना मोबाइल रखकर सो गई थी। आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख तकरीबन फजर की नमाज के वक्त खुली थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मारे डर के मैं अभी बाहर नहीं जा रही थी। नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, फिर दिन भर की हिफाजत की दुआ पढ़कर बाहर आ गई। घर में मामूल के मुताबिक वही सन्नाटा छाया हुआ था जो मेरी तन्हाई को और भी ज्यादा बढ़ा देता था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझी थी कि दूध वाला होगा। चलती हुई दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसे रात को मैं अपने घर लाई थी। उसे देखकर मेरी पेशानी पर तेवरी आ गई। तुम कहाँ थे? मैं रात को तुम्हें अपनी गाड़ी में ढूंढ रही थी, मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा। अब उसको दिन की रोशनी में देखा तो मालूम हुआ कि लड़के के चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी सजी हुई थी। ये कोई बाशरा नौजवान लग रहा था, अभी भी नजरें झुकाए खड़ा था। बोलो, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर लाई थी। नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो आपकी गाड़ी से आपके सामने ही उतरा था और फिर आपने मुझे पूछा नहीं तो मैं आपके लॉन में ही सो गया। रात को अच्छी नींद आई थी, वैसे भी मुझे सर्दी नहीं लगती। नौजवान ने इतना कहकर मुझे हैरान कर दिया, जबकि मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो कब मेरे सामने गाड़ी से उतरा और कब वो रात भर लॉन में रहा। खैर, मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मुझे देर हो रही थी। तभी मैंने पूछा, अच्छा लड़के, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नाम? मेरा नाम कदीर है, उसने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा कदीर, अब मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ, तुम बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? क्या कोई तुम्हारे घर वाले हैं या फिर मेरी तरह लावारिस हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि अक्सर ही मुझे ऐसे लोग मिल जाते थे और मैं बेघरों और अपने रिश्तेदारों के डसे हुए लोगों की मदद जरूर करती थी। एक दुखी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। नहीं मैडम जी,
मेरा कौन सा घर और कौन से घर वाले? आपकी तरह मैं भी अकेला ही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? मैंने चौंक कर पूछा तो हंस पड़ा। अरे आपने अभी खुद ही तो बताया है कि मेरी तरह अकेले तो नहीं हो। अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे भी गुस्सा आया। खैर अब ये बताओ कि तुम रहोगे कहाँ? अगर चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में रह सकते हो। बदले में तुम मेरी चौकीदारी करना। अगरचे मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं, मगर कभी कभी एक चौकीदार होना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि अकेले रहने वाली औरत को एक मर्द की कितनी ज़रूरत होती है। मैंने खुले दिल से उसका अपने घर में इस्तकबाल किया और फिर उसे घर के अंदर ले आई। मैंने उसे उसका गेस्ट रूम दिखाया और कह दिया कि आज से तुम यहीं रहोगे। मेरी इस मेहरबानी पर वो मेरा शुक्रगुजार हुआ था। तभी मैंने उसे कहा कि अगर वो चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। मैं उसे कहीं न कहीं काम दिलवाने की भी कोशिश करूंगी। वो काम पर मेरे साथ ही चला जाएगा और वापसी पर मेरे साथ ही आ जाया करेगा। मेरी एक बूढ़ी मुलाजिमा थी, वो भी आजकल बीमार थी। खुशकिस्मती से कदीर को खाना पकाना भी आता था। तभी मैंने सोचा कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। कदीर को मेरे घर में रिहाइश भी मिल जाएगी। इस तरह मेरे दिल को सुकून रहेगा कि मैंने किसी की मदद कर दी और मेरी भी मदद होती रहेगी। कदीर गुजरते दिनों के साथ साथ मुझसे काफ़ी मायूस हो गया। मुझे उससे कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो लड़का काफ़ी कम उम्र का था, जबकि मेरी उम्र 30-35 साल से तजावज़ कर चुकी थी। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मुझे महसूस हुआ मेरे घर में कोई कूद आया है। मुझे सख्त डर लगा। मैंने सोचा मैं कदीर को जगाती हूँ ताकि वो इस मामले में मेरी कुछ मदद करे। मैं आहिस्ता से अपने कमरे से निकली और कदीर के दरवाजे तक आ गई। कदीर न जाने कहाँ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसका इंतज़ार करती। मैंने जल्दी से उसका दरवाज़ा धकेला तो वो फौरन खुल गया। सामने अंधेरा छाया हुआ था। मुबादा वो सो रहा था। मैंने उसके कमरे की लाइट ऑन कर दी, मगर ये क्या, कदीर कमरे में मौजूद ही नहीं था। मारे परेशानी के मुझे चक्कर आने लगे। गलती की, अपने कमरे से भी बाहर आ गई। अब अगर कोई मेरे कमरे में घुस गया हुआ तो? ये सोचते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। अभी मैं वहां खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि किसी आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं और डर गई। मैंने आगे बढ़कर कदीर के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ये इतना महफूज नहीं था। कमरे की खिड़कियाँ शीशे की बनी हुई थी, जिसे बआसानी तोड़ा जा सकता था। मैं खिड़की से लगकर वहीं खड़ी रही। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आदमी ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। ये चीखें बंद हुई तो मैंने सुकून का सांस लिया और थोड़ी ही देर में कदीर के कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं डरकर कमरे से लगकर खड़ी हो गई। तभी आने वाले शख्स ने दरवाजे को खोलना चाहा। मारे खौफ के मेरा बुरा हाल था। मैडम, क्या अंदर आप है? बाहर से कदीर की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने कदीर मुतमईन खड़ा था। कदीर, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। कहीं नहीं मैडम, मैं तो वॉशरूम गया था। कदीर, तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले किसी के कूदने की आवाज़ आई थी। मैंने खौफजदा लहजे में कहा। मैडम, आप फिक्र क्यों करती हैं? जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कदीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं कदीर, मुझे डर लग रहा है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। देखो वहाँ तो कोई नहीं है। मेरे इसरार करने पर वो मेरे साथ आ गया। कमरे में टॉर्च लगाकर बल्ब ऑन करके हर जगह देख लिया, कहीं पर कोई नहीं था। बाथरूम, अलमारियाँ, बेड के नीचे की जगह, हर जगह चेक करने के बाद जब मैं मुतमईन हो गई तो कदीर अपने कमरे में चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया। पूरी रात बहरहाल मुझे नींद नहीं आई थी। सख्त डर लग रहा था। फजर के वक्त न जाने कैसे मैं सो गई। सुबह उठी तो पूरा घर खुशगवार खुशबू से महक रहा था। मुझे हैरत हुई। मैं उठकर कमरे से बाहर आई। किचन से खुशबू आ रही थी। किचन में गई तो क्या देखती हूँ, कदीर ने तो लजीज खानों का ढेर लगा रखा है। उसने सभी मेरी मनपसंद डिशेस बनाई थी। नाश्ते में मेरा मनपसंद ऑमलेट और जूसेस वगैरह सभी था। मैंने कदीर का शुक्रिया अदा किया। मैंने, अम्मा बशीरा, कदीर ने साथ साथ नाश्ता किया और फिर मैं ऑफिस रवाना हो गई। वापसी पर आई तो कदीर घर नहीं था। अम्मा बशीरा बहरहाल कुछ फिक्रमंद नजर आती थी। अम्मा बशीरा ने बताया कि उसने घर की पिछली तरफ एक आदमी की लाश पड़ी देखी है। बशीरा की जुबानी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पुलिस को कॉल की।
कि मेरे घर के पीछे किसी आदमी की लाश पड़ी है। पुलिस ने फौरन मेरे घर का पता लिया और वहां आ गई। जब उस शख्स को यहाँ से ले जाया गया तो किसी का शक मुझ पर नहीं गया। मैंने तो इस वाक़े की रिपोर्ट की थी। वैसे भी मैं एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर थी। सभी मेरी सोशल एक्टिविटीज से वाकिफ थे। खैर, उस शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बाद में पता चला कि वो एक जहरीले नाग के डसने से मरा है। मैं इस वाक़े को भूल गई थी, लेकिन अगर एक और वाक़या मेरी जिंदगी में ना होता। एक दिन रात के मैं और कदीर ऑफिस से वापसी पर साथ आ रहे थे। वो भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था कि सामने से आने वाले कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोक ली। ये लोग तादाद में इस कदर ज्यादा थे कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगरचे थे तो 3-4 ही, मगर हम 2 के लिए वो भी काफी थे। मैं बुरी तरह डर गई। अपना मोबाइल ज्वेलरी उतारकर मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और इन लोगों को मुखातिब करके कहा, मेरा सब कुछ ले जाओ मगर खुदा के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो। इनमें से एक खबासत से मुस्कुराता हुआ अपनी बाइक से नीचे उतरा और बोला, मैडम, तुम्हारी अदाओं ने हम सबको पागल बना रखा है। हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, बस हमें तुम चाहिए हो। इन लोगों के ऐसा कहने पर मैं गुस्से से आग बगोला हो गई। इनमें से आगे वाली बाइक पर बैठा आदमी आगे बढ़ता हुआ मुस्कुरा रहा था कि अचानक उसकी मुस्कुराहट को ब्रेक लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाकी साथी उसके पास गए, मगर वो मर चुका था। मैंने देखा एक नाग उस शख्स की कमर पर रेंग रहा था। ये देखकर उसके बाकी दोस्त भी खौफजदा हो गए। उस शख्स को वहीं छोड़ा और वहां से भागने की ठानी, मगर नाग ने इन तीनों को भरकर अपनी लपेट में ले लिया और फिर अपने वार से इनका काम तमाम कर दिया। मैं ये सब हैरत से देख रही थी। टिकटिकी बांधे मुझे तो कदीर का ख्याल भी न रहा। काफी देर मैं यूं ही गुमसुम बैठी रही। तभी मैंने अपनी पास वाली सीट पर देखा तो कदीर मौजूद नहीं था। मुझे हैरत का सख्त झटका लगा। हर बार जब भी कदीर गायब होता था मुझे कहीं न कहीं नाग जरूर नजर आता, और आज कदीर की हकीकत मुझ पर खुल गई थी। अगले ही लम्हे कदीर पिछली सीट पर बैठा हुआ था। कदीर, अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगी, सब सच सच बता दो, कौन हो तुम? मैंने उससे हिम्मत करके पूछा। बोला, आपको इससे क्या गर्ज कि मैं कौन हूँ और कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ? मैं तो आपकी हिफाजत पर मामूर हूँ और ये आप ही की अपनी नेकी का सिला है। कदीर इतना कहकर खामोश हो गया, मगर मैं उसके सर हो गई। नहीं कदीर, मुझे बताओ, कौन हो तुम? मैडम, आप यकीन नहीं करेंगी, इस बार कदीर की आवाज आई थी, मगर शीशे में उसकी तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वहां कदीर की जगह एक लंबा मोटा नाग बैठा हुआ था। वो फन फैलाए बैठा था। कदीर, तुम? मैंने हैरत से कहा। अगले ही लम्हे वहां इंसानी रूप में कदीर मौजूद था। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। खैर, उस दिन तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, मगर फिर रफ्ता रफ्ता मैं इस सब की आदी होती गई। अब कदीर मेरी हिफाजत पर मामूर है। वो जहाँ भी चाहता है अपनी गैर मामूली कुव्वतों से मेरे दुश्मनों से लड़ता है। उसका कहना है कि वो मुसलमान नागों के कबीले से ताल्लुक रखता है। मेरी हिफाजत करके उसे दिली सुकून मिलता है। कदीर एक नेक मुसलमान जिन है। वो तहज्जुद भी पढ़ता है, 5 नमाजों की पाबंदी करता है। मैंने कदीर की हकीकत आसपास के लोगों को नहीं बताई क्योंकि उसने मना किया है, मगर ये कहानी आप लोगों को सुना दी है क्योंकि मैं जानती हूँ कदीर ये सब जान भी जाए तो मुझसे खफा नहीं होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।